everyone, this is Amrit Arora, your favorite biology educator, and welcome back to lecture number 5 of Human Health and Diseases. तो फिर पिछली दो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस थी हमारी, क्योंकि पिछली दो क्लासेस में हमने एनसीईआरटी की रीडिंग एंड हेल्थ के पूरे हमने क्वेश्चंस खत्म कर लिए थे. हेल्थ का पूरा टॉपिक विद क्वेश्चंस खत्म हो चुका है हमारा. तो आज हमने एक बहुत प्यारा टॉपिक शुरू करना है. हमने सबसे प्यारा, सबसे एक्सटेंसिव, सबसे ब्यूटीफुल टॉपिक शुरू करना है आज हमने. ये टॉपिक जानने से पहले आई नीड टू टॉक टू यू पीपल अबाउट समथिंग. तो मुझे एक बात बताओ, हमने अभी हेल्थ का पूरा टॉपिक खत्म कर लिया है. अब हम नए टॉपिक पे आ गए हैं. मैं अभी टॉपिक का नाम जानबूझ के नहीं ले रही हूँ. तो हमने इतनी बीमारियों के बारे में पढ़ा, हमने इतनी सारी चीजों के बारे में पढ़ा कि किसी का टॉवल को हाथ लगाने से बीमारी फैल जाती है, कभी कभी रनिंग करने से, स्वेट की वजह से भी बीमारी फैल जाती है, गोलगप्पे खाने से भी बीमारी फैल जाती है. बताओ, इतनी सारी चीजों से बीमारी होती है. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, the people, I am very sorry for them, and बहुत बुरी बात होती है कि जिन्हें जल्दी बीमारियां लग जाती हैं, बट जिन्हें नहीं लगती हैं, जिन्हें साल में एक बार बुखार आता है या साल में एक बार कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम आती है. तो आई वॉन्ट टू आस्क यू पीपल कि ऐसा क्यों होता है. इतनी बीमारियां, इतने सारे पॉजिटिव एजेंट्स, इतने सारे उसके कॉजेस, इतने सारे उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन, देन व्हाई द हेल आर यू स्टिल हेल्दी? इतने हेल्दी कैसे हो आप? फिजिकली, मेंटली तो आजकल कोई भी हेल्दी नहीं है, बट फिजिकली इतने हेल्दी कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि आप बोलोगे मैम हमारी ना इम्यूनिटी बहुत अच्छी है ना. बहुत बच्चे बोलेंगे मैम हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, राइट? तो अब इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं. अब आपने बोल दिया इम्यूनिटी बहुत अच्छी है. मेरा क्वेश्चन ये है कि बेटा इम्यूनिटी एट द एंड ऑफ द डे होती क्या है? व्हाट इज इम्यूनिटी? तो यू पीपल विल टेल मी कि मैम अमृत, हमारी बॉडी से किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता. वेरी गुड, एग्जैक्टली. कोई भी अगर पैथोजन आता है, कोई भी डिजीज बॉडी के अंदर आता है, तो फिर उससे बॉडी की लड़ने की क्षमता, कितना बॉडी लड़ सकती है, दैट इज व्हाट वी कॉल इम्यूनिटी. तो अंग्रेजी में कैसे लिखे मैम? ओके, तो द बॉडी has certain mechanisms. The body has certain mechanisms to protect us from diseases. To protect us from diseases. Okay, अब ये protection from diseases, क्या हम इसे immunity बोल सकते हैं? Protection और resistance from diseases, that is what we call immunity, है ना? Protection or resistance from diseases is what we call immunity. And the system which provides immunity, जैसे कि आपकी डाइजेशन कौन सा सिस्टम कराता है? डाइजेस्टिव सिस्टम. आपकी रेस्पिरेशन कौन कराता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम. आपके रिप्रोडक्शन कौन कराता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम. वैसे ही इम्यूनिटी कौन देता है? इम्यूनिटी देता है इम्यून सिस्टम. The system which provides immunity, is known as immune system. तो अगर मैं बोलूं what is immunity, then you will be writing protection or resistance from diseases is known as immunity, and the system which provides immunity is known as the immune system. Okay, immunity की हमने definition लिखी, right? Okay, तो अब immunity के बारे में पूरा डिटेल से बात करते हैं. अच्छा खासा चैप्टर शुरू हुआ है. तो immunity बेटा दो टाइप की होती है. कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती है. तो इम्यूनिटी के बारे में जानते हैं. इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है. अब मेरा एक क्वेश्चन आता है, जब हमने डिजीजेस के बारे में बात की थी, व्हेन वी वर स्टार्टिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, तो उस टाइम पे हमने कितने टाइप के डिजीजेस के बारे में बात किए थे? दो टाइप के. एक थे कॉन्जेनाइटल एंड एक थे एक्वायर्ड. वैसे ही जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी के भी दो टाइप्स हैं. एक तो है इनेट इम्यूनिटी. कौन सी? इनेट इम्यूनिटी. दूसरी कौन सी?
डिजीजेस कौन से टाइप के थे? कॉन्जेनाइटल एंड एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल को छोड़ो, कौन सी बची? एक्वायर्ड। इम्यूनिटी कौन सी है दूसरी? एक्वायर्ड। अब ये ना, जिसने डिजीजेस वाला ये वाला टॉपिक समझा हुआ है उसे तो यूं समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं अभी इनेट इम्यूनिटी के बारे में बात करूं तो इनेट इम्यूनिटी कौन सी है? इनेट इम्यूनिटी कॉन्जेनाइटल डिजीजेस जैसी है। कॉन्जेनाइटल डिजीजेस जैसी, जैसे कि इनेट इम्यूनिटी है हमारी इनबोर्न इम्यूनिटी। कॉन्जेनाइटल डिजीजेस कौन से थे? पैदा होते ही हो जाते थे, जीन्स में होते थे। इनेट इम्यूनिटी भी कैसी है? पैदा होते ही ये वाली इम्यूनिटी आपके अंदर है, तो ये है इनबॉर्न। अक्वायर्ड फिर कौन सी थी? अक्वायर्ड थी मेरे भाई, अक्वायर्ड थी जो कि पैदा होने के बाद आपको सराउंडिंग से मिली। पैदा होने के बाद आपको सराउंडिंग से मिली। जो डिजीजेस बाहर से आ रहे थे, पैदा होने के बाद आ रहे थे, इन्वायरमेंट से आ रहे थे, पैदा होने के बाद आ रहे थे, दोज वर एक्वायर्ड डिजीजेस। वैसे ही इम्यूनिटी भी एक्वायर्ड होती है। ये होती है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी डिजीज हुआ, डिजीज से बॉडी अब लड़ेगी, तब उस टाइम पे भी तो इम्यून सिस्टम ही काम करेगा, तभी भी तो इम्यूनिटी ही बन रही है, राइट? जिस वजह से अब क्या करेगी बॉडी? कोई नया डिजीज आया, बॉडी अडेप्ट कर लेगी, राइट? तो इसे हम बोलते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? अडेप्टिव इम्यूनिटी। इनबॉर्न इम्यूनिटी इज इनेट इम्यूनिटी एंड अडेप्टिव इज एक्वायर्ड। ये इन दोनों के निकनेम्स हैं। फिर इनेट इम्यूनिटी होती कौन सी है? इनेट इम्यूनिटी होती है, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट बाय बर्थ। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज, एक सेकेंड, इज प्रेजेंट बाय बर्थ। एंड अक्वायर्ड कौन सी होती है? अक्वायर्ड इज gained during the lifetime. This type of immunity is gained during the lifetime. This type of immunity is gained, ये लाइफ टाइम में आपकी पूरी जिंदगी चलती जाएगी, यूं ही चला चल रहा ही, यूं ही चला चल रहा ही, इम्यूनिटी बनाना है तेरा काम, राइट? तो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज गेन्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, गेन्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। अच्छा, इसे, इसका निकनेम है इनबॉर्न इम्यूनिटी, इसका इनेट का जो है निकनेम इनबॉर्न, एक्वायर्ड का निकनेम अडेप्टिव इम्यूनिटी, राइट? ओके। अब जो इनेट इम्यूनिटी है ना, वो तुम्हारी तरह है, मॉडर्न है, पूरा मॉडर्न है। क्या? अच्छा, मॉडर्न क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अब मुझे एक बात बता, क्या आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो? नहीं ना, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन यू मॉडर्न पीपल, तो नो डिस्क्रिमिनेशन। वैसे ही जो इनेट इम्यूनिटी है ना, ये भी डिस्क्रिमिनेशन शो नहीं करती। ये नहीं देखते बैक्टीरिया आ रहा है, फंजा आ रहा है, वायरस आ रहा है, या कितनी देर के लिए आ रहा है, पहली बार आ रहा है, दूसरी बार आ रहा है, ये कुछ नहीं देखता। ये सीधा अटैक मारता है, ये सीधा बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए सोल्जर बन जाता है, ठीक है? एंड ये जो अक्वायर्ड है ना, अक्वायर्ड है तुम्हारी पुराने जमाने की दादी, ये पूरी डिस्क्रिमिनेशन शो करती हैं। पुराने जमाने की दादी क्या करती हैं? विंडो पे खड़े होके एक एक चीज को घूरती है ना, किसने क्या किया है, कौन सा बंदा कितने बार आया, यहाँ से कितनी बार कौन घूमा है, क्या पहन के क्या घूमा है, कौन कहाँ क्या घूमा है। वैसे ये पुराने जमाने वाली दादी है, ये करती है डिस्क्रिमिनेशन। ये देखते, अच्छा बैक्टीरिया है, इसे ऐसे अटैक करो, अच्छा फंजा है, इसे ऐसे करो, अच्छा प्रोटोजोआ है, इसे ऐसे करो, अच्छा वायरस है, ऐसे करो। एंड ये भी होता है, अच्छा तो पहली बार आ रहा है, तब अच्छे मेहमान भगवान होता है की तरह पहले तो 5-10 मिनट अच्छे से ट्रीटमेंट, कि आजा भाई खाना खा ले, लस्सी पी ले, ये कर ले, वो कर ले। उसके बाद इसे दिखता है, अरे ये तो सपोला निकला, इसको मारो अटैक। ये डिस्क्रिमिनेशन करती है आंटी। पहले पहले जो आया अच्छे से खाना पीना सब रहना सब इंक्लूडेड है ना, लेकिन अगर वही बंदा यही सपोला दूसरी बार आ गया, अबे तू निकलना है यहाँ से, क्या कर रहा है, तुझे नहीं मिलने वाला इस बार खाना पानी, तुझे नहीं मिलने वाला। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन करती है, पहली बार जो दूसरी बार आया उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगी। लेकिन इनेट इम्यूनिटी पूरे मॉडर्न, पूरी इक्वालिटी चलती है, मैन वुमेन सब में, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है, ठीक है? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, इनकी ना ज्यादा डिमांड्स है नहीं, जैसे तुम्हारी अब ज्यादा डिमांड्स है नहीं, बस एक रेड फ्लैग वाला बंदा होना चाहिए,
है ना। वैसे ही अब ये जो पुराने जमाने वाली दादी है, इनकी डिमांड्स पूरी है। लड़का अच्छे घर का होना चाहिए, कमाना चाहिए, मेरी बेटी को रानी बना के रखना चाहिए। तुम्हारी क्या मांगे हैं? तुम मॉडर्न हो, तुम्हारी क्या मांगे हैं? रेड फ्लैग होना चाहिए बस, है ना। नॉन स्पेसिफिक होते हैं इनेट इम्यूनिटी, अक्वायर्ड होती है पुराने जमाने की दादी। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा तुम लोग, ये मुझे एक बात पूछनी थी तुम्हें वेरी सीरियसली, तुम लोग की मेमोरी कितनी अच्छी है? जैसे कि अगर मैं तुमसे अभी ब्लू आइज का पूरा रैप सुन लूं, आता है? हाँ जी आता है। अच्छा मैं कल के लेक्चर के क्वेश्चंस पूछ लूं तुमसे, पूरे सब्जेक्टिव, वो नहीं याद होगा ना, तो तुम्हारी कोई मेमोरी ही नहीं है। तो तुम मॉडर्न, तुम्हारे में सिलेबस की कोई मेमोरी ही नहीं है, वो अलग बात है। यो यो हनी सिंह के गाने अलग बात है, ब्लू आइज अलग बात है। ये अभी सिलेबस के बारे में बात हो रही है। सिलेबस के टाइम पे क्या तुम्हारे पास की मेमोरी है? नहीं। तो इसकी कहाँ से मेमोरी हो जाएगी? ये भी तो तुम्हारा भाई बहन है, नो मेमोरी। लेकिन अभी दादी माँ से पूछ लो, एक एक चीज याद होगी दादी अम्मा को, एक एक चीज, कहाँ क्या कौन से गोलगप्पे सबसे अच्छे मिलते हैं, दादी को सब याद है। तो ये है, तो यहाँ पे दादी अम्मा की मेमोरी बहुत शार्प है, बहुत ज्यादा शार्प है। ठीक है, चलो फिर। अच्छा अब हम जरा ना इनेट इम्यूनिटी के बारे में अच्छी खासी चर्चा कर लेते हैं, वरना तुम बोलोगे इनेट इम्यूनिटी डिटेल में नहीं कराया। चलो फिर करें फिर चर्चा, शुरू करते हैं। अब हम शुरू करते हैं इनेट इम्यूनिटी के बारे में। किसके बारे में? इनेट इम्यूनिटी। ये है तुम्हारा मॉडर्न जमाना। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी शुरू करते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी इज लाइक बैरियर्स, इज लाइक तुम्हारा, क्या कहते हैं उस चीज को? शील्ड। हाँ, ये है तुम्हारा कवच। ये तुम्हारा बेसिक बेसिक कवच होता है। तो कवच को क्या बोलते हैं? बैरियर। तो ये जो है ना, इट इज स्टडीड अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स। ये अलग अलग बैरियर्स के थ्रू वो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो इट इज स्टडीड अंडर different types of barriers. It is studied under different types of barriers. ठीक है, it is studied under different types of barriers. अच्छा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये बेटा कि फॉर एग्जाम्पल ये एक दुष्ट पैथोजन है। क्या है? ये एक दुष्ट पैथोजन है। तो बॉडी तुम्हें इससे प्रोटेक्ट कैसे करेगी? देखो ये है, अब बॉडी में डिफरेंट लाइंस है। ये बॉडी तुम्हें यहां से प्रोटेक्ट करेगा पैथोजन को। पहले इस लाइन ऑफ डिफेंस, क्या लाइन ऑफ डिफेंस का सामना करना पड़ेगा, फिर ये वाली लाइन ऑफ डिफेंस का सामना करना पड़ेगा, फिर ये वाली लाइन ऑफ डिफेंस का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो पैथोजन है, जब तक ये इसे पार नहीं करेगा तब तक ये इसे कैसे पार करेगा? यहाँ पे पूरी की पूरी बॉडी है, तो इसे पूरा यहाँ पे अफेक्ट करने के लिए, यहाँ तक जाने के लिए इसे यहाँ से भी तो निकलना पड़ेगा ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो दीज आर द लाइंस ऑफ डिफेंस जो कि हमारी इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, जैसे कोई महाराजा होता है, वो अपनी सेना को अलग अलग लाइंस ऑफ डिफेंस से खड़ा करता है ना। जैसे कि शिनचैन, जिसने देख रखा है उसे पता है, एक हीमावारी वाला एपिसोड है जिसमें शिनचैन और हीमावारी के बीच कुछ झगड़ा चल रहा होता है, एंड उसमें शिनचैन इतनी लाइंस ऑफ डिफेंस बनाता है एंड हीमावारी उन सबको पार करके चली जाती है। वैसे ही हमारी बॉडी करती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फिर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, फिर आती है हमारी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। किसी से बचने के लिए इतनी लाइंस ऑफ डिफेंस लगा दो कि वो तुम्हारी तरफ पहुंच ही ना हो पाए। ये है हमारी इनेट इम्यूनिटी। अब इसमें तुम्हारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स आते हैं, जैसे कि इनके बारे में अब डिटेल में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस दैट वी हैव, नॉट लाइन ऑफ डिफेंस बट द फर्स्ट बैरियर दैट वी हैव। अब इसमें ना बैरियर्स एंड लाइंस ऑफ डिफेंस थोड़े से अलग हो सकते हैं, ये अभी तुम्हें समझ आएगा मैं क्या बात कर रही हूँ। ठीक है, सो द फर्स्ट बैरियर दैट वी हैव is physical barrier. We have physical barrier. Now the physical barrier is the first line of defense. The physical barrier is the first line of defense. अब मुझे एक बात बताओ, ये पैथोजन को
तुम्हारे अंदर आना, ठीक है। तो उससे सबसे पहले वो कहाँ से गुजरेगा, तुम्हारी स्किन से, या तो अगर सांस ले रहे हो तो तुम्हारी नोज से, या फिर रो रहे हो अगर आंखों में कुछ चला जाता है कोई बैक्टीरिया वगैरह तो यानी कि आंखों से, है ना। अलग अलग जगहों से आ सकता है, बट बेसिकली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसकी यही होती है, जो सबसे पहले जो वो चीज कॉन्ट्रैक्ट करता है, दैट इज द फिजिकल बैरियर। फॉर एग्जाम्पल द स्किन, स्किन तुम्हारे फिजिकल बैरियर है। उसके बाद म्यूकस कोटिंग, माइंड यू, म्यूकस कोटिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकस कोटिंग, जैसे तुम्हारे नाक के अंदर म्यूकस है ना, तो तुम नोजिंग करके निकाल रहे होते हो, तो म्यूकस कोटिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। उसके बाद जीआई ट्रैक्ट, व्हाट इज जीआई ट्रैक्ट? जीआई ट्रैक्ट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो जीआई ट्रैक्ट। उसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से भी आ सकता है, तो रिप्रोडक्टिव म्यूकस कोटिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, सब में म्यूकस कोटिंग लगी हुई है। इनफैक्ट रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बहुत ज्यादा म्यूकस कोटिंग होती है ताकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल डायरेक्टली अटैक ना कर ले, ओके। तो म्यूकस कोटिंग, स्किन, जो भी पहली चीज तुम्हारे दिमाग में आती है ना, जो बॉडी जो पैथोजन कॉन्ट्रैक्ट करेगा तुम्हारे अंदर आने के लिए, दैट इज द फिजिकल बैरियर and also the first line of defense, ठीक है। then next we have is physiological barrier, next we are talking about physiological barrier. Physiological barrier, now understand one thing, that this is also the first line of defense, this is also the first line of defense। अभी तुम्हें एग्जाम्पल दूंगे तो तुम्हें समझ आएगा कि ये अमृत भाई ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कैसे है, ओके। नाउ फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करें तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में वी हैव ऑल द सेक्रीशंस, वी हैव ऑल द सेक्रीशंस। फॉर एग्जांपल सेक्रीशंस लाइक, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों होता है? देखो पहली बात तो एसिडिक नेचर बनाने के लिए, दूसरा क्यों होता है, ताकि तुम्हें फूड पॉइजनिंग ना हो जाए, कोई पैथोजन तुम्हारे ऊपर अटैक ना कर दे, तो दैट इज ऑल्सो सेक्रीशन, राइट। तो secretion like HCl in stomach, stomach का HCl, तुम्हारे प्यारे प्यारे आंसू जो किसी की भी ऊंची आवाज सुनते ही बह जाते हैं, तो फिर टीयर्स। उसके बाद सलाइवा, सलाइवा। अब मुझे एक बात बताओ, तुम खाना खा रहे हो, तो ये खाना खाते टाइम जो पहली चीज जो अगर तुम्हारे खाने से अगर कोई पैथोजन आ रहा है तो सलाइवा को कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, सबसे पहले वो सलाइवा को ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्किन को तो अभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा नहीं क्योंकि मुंह से आ रहा है, राइट। तो टीयर्स सलाइवा, व्हाई सलाइवा? बिकॉज सलाइवा कंटेन्स एंटी माइक्रोबियल लाइसोजाइम, सलाइवा कंटेन्स एंटी बैक्टीरियल या माइक्रोबियल, बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम। लाइसोजाइम हम सबको पता है सेल का पार्ट होता है, सेल का पार्ट होता है पक्का, लाइसोसोम होता है वो, दिस इज लाइसोजाइम, दिस इज लाइसोजाइम, ये एक एंजाइम है, ठीक है, ओके। सो द नेक्स्ट वी हैव इज, तो हमने अभी तक दो बैरियर्स पढ़ लिए, फिजिकल बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, बोथ ऑफ देम आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बोथ ऑफ देम आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव सेल्यूलर बैरियर, नेक्स्ट वी हैव सेल्यूलर बैरियर, सेल वाले बैरियर्स ना। अच्छा, अब बॉडी के अंदर मान लो गॉड फॉरबिड बट इसने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्रॉस कर ली है, ये तुम्हारे अंदर आ चुका है, तो उसके बाद हु विल बी और व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग दैट द पैथोजन contracts? Cell, right? So this is the second line of defense, this is the second line of defense, cellular barrier। इसमें मैं बहुत ही ज्यादा वायलेंट सेल्स के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे कि मोनोसाइट्स, जैसे कि मैक्रोफेजेस, जैसे कि एनके सेल्स। एनके सेल्स कौन से होते हैं? नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल
किलर सेल्स। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर रही हूँ अबाउट लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स। लिम्फोसाइट्स को छोड़ दो अभी, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। उसके बाद आई एम टॉकिंग अबाउट PMNL. व्हाट इज दिस PMNL? PMNL is प्लूरोमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। मैम ये तो एटम बॉम्ब का नाम लग रहा है, ये तो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट नहीं है तो न्यूक्लियर बॉम्ब लग रहा है। इसलिए तो PMNL प्लूरो नहीं है, दैट इज पॉलीमॉर्फो। हाँ सॉरी, this isn't pluro, this is polymorphic. This is polymorphic nuclear leukocyte. This is polymorphic nuclear leukocyte. ठीक है, चलो फिर ये बेसिकली सारे WBCs एंड जो भी हमारे इम्यूनिटी मेंटेनिंग सेल्स होते हैं ये अब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करेगा। बट गॉड फॉरबिड अगर इसने इसे भी क्रॉस आउट कर लिया तो ये अभी पहुंच गया थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पे। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है हमारी, दोज आर साइटोकाइन सेल्स, साइटोकाइन बैरियर। दिस इज दी, अच्छा अभी हमने पढ़ा फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर, नाउ वी हैव गॉट द साइटोकाइन बैरियर। अब साइटोकाइन बैरियर, दिस इज द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एंड इसे लिखवाने से पहले आई वांट टू एक्सप्लेन दिस। ठीक है, अब ये साइटोकाइन बैरियर की अगर मैं बात करूं तो मान लो ये हमारा सुंदर सा प्यारा सा सेल है। ठीक है, एक बड़ा भोला सा सेल था, बड़ा प्यारा सा था। ठीक है, लेकिन अब आ गया एक दुष्ट पैथोजन। ये आ गया दुष्ट पैथोजन। पैथोजन कौन सा है? पैथोजन है वायरस। अब ये वायरस आया एंड इसने अब क्या कर दिया, अब इसने हमारे इस प्यारे से सेल को इन्फेक्ट कर दिया। इस प्यारे से सेल को इसने अफेक्ट कर दिया तो अब ये बन गया एक वायरली इन्फेक्टेड सेल। ठीक है, अब ये क्या हुआ, अब ये निकला, ये जो वायरली इन्फेक्टेड सेल है ये निकला बड़ा स्मार्ट। क्या निकला? स्मार्ट निकल गया। अब क्या हुआ, यहां से छोटे छोटे पार्टिकल्स आए। क्या आए? पार्टिकल्स रिलीज हुए। इन पार्टिकल्स को, पार्टिकल्स भी अगर मैं बोलूं प्रोटीन्स बोल देते हैं। ठीक है, दीज आर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स रिलीज हुए। इन प्रोटीन्स का नाम था इंटरफेरॉन्स। क्या नाम था इनका? इंटरफेरॉन्स। तो इंटरफेरॉन्स रिलीज्ड फ्रॉम द वायरली infected cell. Interferons released from the virally infected cell. ठीक है, ओके। ये इंटरफेरॉन्स आए तो अब इंटरफेरॉन्स का काम क्या था, क्यों आए? क्योंकि ये है हमारा एक दूसरा सेल। अब वायरस ने अगर एक सेल को हार्म कर दिया है तो पूरी श्रीलंका को जलाने में टाइम थोड़ी लगेगा, है ना? तो फिर अब एक सेल आ गया है, एक सेल इन्फेक्ट हो चुका है तो जरूरी तो नहीं है कि बाकी नहीं होंगे, राइट? तो अब ये इंटरफेरॉन्स जाएंगे। इसे ना मैं थोड़ा बड़ा बना देती हूँ ताकि तुम्हें ठीक से समझ आ जाए। हाँ, तो ये आया। अब इंटरफेरॉन्स का ऊपर होता है एक रिसेप्टर। क्या होता है? इनका होता है एक रिसेप्टर। ये रिसेप्टर इन इंटरफेरॉन्स के लिए ही बैठा होता है। तो ये इंटरफेरॉन्स आए एंड अब इस पे जाके अटैच हो गए, ये इस पे जाके अटैच हो गए। ठीक है, अब ऑब्वियसली सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर हमारा DNA, राइट? अब ये क्या करेगा, ये इंटरफेरॉन आया, ये इंटरफेरॉन जाएगा एंड ये इंटरफेरॉन अब सेनापति की तरह काम करेगा। अब मान लो DNA है बेटा हमारा महाराज, ठीक है, एंड ये जो वायरस है ये है एनिमी सेना। अब ये है सेनापति आता है, इंटरफेरॉन हमारा सेनापति आता है, बोलता है महाराज वायरस आ गया है। एंड महाराज कहते हैं अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो, चला जाएगा। कहते हैं नहीं इन्फेक्ट हो चुका है तो उसके लिए कुछ करो ताकि पूरी बॉडी को खराब ना कर दे। तो महाराज कहते हैं अरे रुको हम देखते हैं। ये और बोलता है अरे वायरस आ गया है
वायरस आ गया है तो ये महाराज को जाते जाते अब कुछ महाराज को भी पार्टिकल्स रिलीज करने पड़ते हैं। ये इन्होंने रिलीज किए पार्टिकल्स, ठीक है। ये पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? ये पार्टिकल्स हैं TIP। कौन से पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स हैं TIP। ये TIP क्या करेंगे? दिस TIP विल प्रिवेंट ट्रांसलेशन फ्रॉम हैपनिंग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वायरस मल्टीप्लाई कैसे होता है? DNA में जाकर ट्रांसलेशन करके, है ना। वायरस के पास RNA होता है, RNA से ये प्रोटीन ही तो बनेगा ना। तो प्रोटीन, RNA से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिमेंबर द सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा क्या कहता है? छोटा सा नोट बना के लिख देते हैं यहाँ पे, सेंट्रल डॉगमा, ताकि आप लोगों को याद रहे कि मैं क्या बात कर रहे हैं। इफ आई टॉक अबाउट द सेंट्रल डॉगमा, तो सेंट्रल डॉगमा क्या था? DNA अगर खुद को जनरेट कर रहा है तो ये रेप्लिकेशन कर रहा है। अगर DNA से RNA बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, राइट। तो ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। RNA से अगर प्रोटीन बन रहा है तो ये ट्रांसलेशन हो रही है, तो ट्रांसलेशन हो रही है। तो वायरस का जीनोमिक मटेरियल तो RNA होता है ना। वायरस का जीनोमिक मटेरियल तो RNA होता है। तो RNA से प्रोटीन बनने का प्रोसेस ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होती है? DNA में ही होती है। अब तो महाराज ने क्या किया है? महाराज ने हमारा निकाला है TIP। TIP is translation inhibitory protein. This is translation inhibitory protein. Translation inhibitory protein, ठीक है। ये ट्रांसलेशन इनहिबिटरी कौन क्या करेगा? दिस विल प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम ट्रांसलेटिंग, प्रिवेंट द वायरल RNA फ्रॉम ट्रांसलेशन, ठीक है। तो अब हमारे इंटरफेरॉन्स ने सबको बचा लिया। इंटरफेरॉन्स ने सबको बचा लिया कैसे? इंटरफेरॉन्स आए, उन्होंने सिग्नल दिया। ये तो नॉन इन्फेक्टेड सेल था ना। ये देखो, ये वाला जो सेल था, दिस वाज अ नॉन इन्फेक्टेड सेल। तो जो इन्फेक्टेड सेल था उसने इंटरफेरॉन्स रिलीज किए एंड इंटरफेरॉन्स ने गाइड किया। इंटरफेरॉन्स गाइडेड द नॉन इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस TIP. Interferons guided the non-infected cell to release TIP. तो अब TIP रिलीज होने के बाद क्या वायरस बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ? वायरस ने इन्फेक्ट किया एक हेल्दी सेल को। ये वायरली इन्फेक्टेड सेल ने इंटरफेरॉन्स रिलीज किए, इंटरफेरॉन्स ने इन्हें गाइड किया, गाइड करने के बाद हमारा TIP रिलीज हो गया, ठीक है। अब इसे ही हम बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। इसे ही हम बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर। लिखवा देती हूँ मैं, ठीक है। तो वायरली इन्फेक्टेड सेल्स release proteins known as interferons, which नहीं बोलेंगे, which protect the non-infected cells from viral infection, ठीक है। Virally infected cells release proteins known as interferons which protect the non-infected cells from infection. ये था हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अब इसमें से ये इनेट इम्यूनिटी शुरू हुई है, ये इनेट इम्यूनिटी खत्म हुई है। बताओ, हो गया इनेट इम्यूनिटी ओवर, इनेट इम्यूनिटी
ओवर, बहुत बढ़िया, सही हुआ ना। चलो फिर, अब इतनी जल्दी खत्म हो ही गई है, अब इतनी जल्दी खत्म हो ही गई है तो क्या करें, छुट्टी करते हैं? बोलो क्या कहते हो? नहीं, मैं नहीं कर रही छुट्टी, मैं तुम्हें अब कराऊंगी अक्वायर्ड इम्यूनिटी। मैंने बोला था ना अक्वायर्ड इम्यूनिटी आदि तो करके आज जाएंगे, तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी आज करते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद अक्वायर्ड इम्यूनिटी। हाँ जी, तो लेट अस स्टार्ट विद अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अक्वायर्ड इम्यूनिटी शुरू करेंगे, ठीक है? चलिए, ओके, तो अब हम बात करते हैं अक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में मैंने ऊपर तुम्हें 3 पॉइंट्स लिखवाए थे। कितने? 3। अच्छा ठीक है, 3 नहीं लिखवाए थे, बट बेसिकली यू नो अडेप्टिव होती है, मेमोरी होती है, एंड और क्या, इट इज गेन्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, इट इज गेन्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे फिर से चेप दें कि इट इज अडेप्टिव, it is gained during the lifetime, and इसके पास क्या होती है? इसके पास होती है दादी अम्मा वाली मेमोरी। ये होती है तुम्हारी ब्लू आइज के रैप वाली मेमोरी, ठीक है? ये होती है मेमोरी। तो अब जरा मेमोरी के बारे में बात हो ही चुकी है, तो जरा अच्छे से ही बात कर लेते हैं मेमोरी के बारे में, है ना? जरा अच्छे से बात करते हैं मेमोरी के बारे में। चलिए, ओके, तो मेमोरी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो मेमोरी की वजह से, मेमोरी के या फिर मेमोरी के बेसिस पे, मेमोरी की वजह से या मेमोरी के बेसिस पे 2 टाइप के इम्यून रिस्पॉन्सेस जनरेट होते हैं। क्या होते हैं? 2 टाइप के इम्यून रिस्पॉन्सेस मेमोरी की वजह से जनरेट होते हैं। कैसे मैम? कैसे भाई? तो फर्स्ट तो है हमारा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। कितने टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स है? 2। पहला कौन सा है? पहला इज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो अब इस प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो 1 लिखा है ना यहाँ पे प्राइमरी का, तो इस 1 का मतलब ही है फर्स्ट रिस्पॉन्स। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है फर्स्ट रिस्पॉन्स। तो जब भी बॉडी में, ये मान लो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्सेस नई नवेली दुल्हन का पहला अपनी सास का असली रूप देखना। क्या? एक नई नवेली दुल्हन का अपनी सास का पहली बार एक असली रूप देखना। इसका क्या मतलब है? कि इसका ये मतलब है कि एक नई नवेली दुल्हन आई थी एंड उसने देख लिया, अब उसकी सास ने कुछ कर दिया होगा, उससे दिख गया उसका असली रूप। असली रूप में टीवी सीरियल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो लड़की तो आ गई होगी शॉक में, और सिर्फ एक बार नहीं होगा, ये होगा 3 बार। तो उसमें तो टाइम लगेगा ना। उसके बाद आंटी हमारी नई नवेली दुल्हन को रियलाइज होगा, अरे इसका तो रिस्पॉन्स देना होता है, इसका तो रिस्पॉन्स देना होता है। तो ये है नई नवेली दुल्हन का पहला अपनी सास का असली रूप देखना। गलत रूप होगा, बंदी शॉक में जाएगी, टाइम लग जाएगा, लेकिन पहली बार जवाब देगी तो पहली बार जवाब देगी, पहली बार तो जवाब सोच के देगी ना, पहली बार जवाब सोच के देगी। तो वैसे ही बॉडी में जब भी कोई पैथोजन पहली बार आता है, जब भी बॉडी में कोई भी पैथोजन जब पहली बार आता है, दैट इज द टाइम जब बॉडी थोड़ा सा धीरे धीरे रिएक्ट करती है। लाइक वो पहले तो शॉक में चल जाती है कि भाई तो सपोला निकला ये पार्टिकल जिसे हमने अंदर आने दिया। तो फिर वो डिवाइस करती है, अच्छा ऐसे अटैक करना है, अच्छा ऐसे रिस्पॉन्स दे, तो ये थोड़ा स्लो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो भी तुम्हारी बॉडी जो भी रिस्पॉन्स देगी, दैट विल बी द फर्स्ट रिस्पॉन्स ना, दैट विल बी द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, दैट विल बी द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। So either when a pathogen attacks a body, attacks की जगह इन्फेक्ट लिख दे, when a या फिर इसे ना थोड़ा सा चेंज कर दो, आई एम सो सॉरी अगर किसी ने लिख लिया तो। when the body, हम इसमें लिखेंगे when the body encounters a pathogen for the first time, encounters a pathogen for the first time,
तब क्या जनरेट होता है? तब जनरेट होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। तब क्या जनरेट होता है? तब जनरेट होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब हमारे जो बोर्ड्स के बच्चे उनके लिए लिख देते हैं that when the body encounters a pathogen for the first time, the immune response generated is known as primary immune response. It is known as primary immune response. ठीक है, तो जब भी बॉडी पहली बार, जो नई नवेली दुल्हन पहली बार अपनी सास का असली रूप देखेगी, तब जो रिस्पॉन्स देगी दैट विल बी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, अच्छा अब टाइम ले रही है ना, स्लो हो रही है रिस्पॉन्स में, तो वैसे ही बॉडी का भी रिस्पॉन्स स्लो हो जाएगा, स्लो रिस्पॉन्स। बॉडी तो पहले ऐसे हो जाएगी, अरे करें क्या इसका। अच्छा, फिर दूसरा कौन सा रिस्पॉन्स है भाई? दूसरा हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स है, दूसरा रिस्पॉन्स है बेटा बॉडी का सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। क्या है? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो अगर मैं बात करूं अब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की, तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स वो है जब जो तुम्हारी सास है उसका, तुम जो नई नवेली दुल्हन है उसका तुम पहली रूप देख चुके हो, अब वो फिर से वही हरकत वो फिर से करते हैं, तुम्हारे पास रिस्पॉन्स रेडी, सब रेडी पड़ा हुआ है, सैवेज रिप्लाई पूरा रेडी पड़ा हुआ है तुम्हारा, राइट। जिससे तुम्हारी सास तुम्हारी खुद ही भाग जाती है, तुम नहीं भागते अपने घर से, तुम्हारी सास ही भाग जाती है। तो इसमें when the body encounters a pathogen again, या फिर for a second time, now the immune response generated is known as, ये K/A का मतलब known as होता है secondary immune response। कौन सा होता है ये होता है secondary immune response। ठीक है, अब जवाब तो रेडी है, जवाब तो पूरा तवे पे गरम गरम मक्खन की तरह गरम गरम तवे पे मक्खन की तरह रेडी है हमारा सैवेज रिप्लाई। तो ये फास्ट रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, एंड इस बार तो सास भी शॉक में चली जाएगी, अरे इतना फास्ट रिप्लाई इतनी जल्दी सोच के बैठी थी क्या? चलो बे, तुम्हें बोलना नहीं सोच के नहीं बैठे थे। ओके, नेक्स्ट, अब मेमोरी के बारे में बात हो चुकी है, द टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज जो मेमोरी की वजह से जनरेट होते हैं। अब जरा अक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पूरी की पूरी के बारे में बात कर लेते हैं। कर ले बात पूरी की पूरी के बारे में, चलो फिर पूरी की पूरी के बारे में बात करते हैं। अक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी के खुद दो टाइप्स होते हैं मैम ये तो दो टाइप में फंसाए जाते हो यार। अक्वायर्ड इम्यूनिटी के खुद दो टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स कौन कौन से? एक तो है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्या है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। एक है मजाकिया इम्यूनिटी एंड एक है हमारी कौन सी इम्यूनिटी? एक है हमारी सेल वाली इम्यूनिटी, एक है हमारी सेल वाली इम्यूनिटी। तो एक है हमारी मजाक वाली इम्यूनिटी, एक है हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। मजाक वाली इम्यूनिटी है हमारी ह्यूमोरल इम्यूनिटी, मजाक वाली है हमारी ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड वाली तो हमारी सेल वाली है। ओके, तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी, नाउ अंडरस्टैंड माय पॉइंट वेरी क्लियरली कि जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है दैट इज गिवन बाय बी सेल्स, ह्यूमोरल इम्यूनिटी किससे दी जाती है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी दी जाती है बी सेल्स के थ्रू। बी सेल्स बोल लो, बी लिम्फोसाइट्स बोल लो, बी सेल्स बोल लो, बी लिम्फोसाइट्स बोल लो, दो टाइप के होंगे। अभी मैं पूरा ना तुम्हें ह्यूमोरल का एक बार ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है? बी सेल्स बोल लो, बी लिम्फोसाइट्स बोल लो। वैसे ही जो सेल मीडिएटेड है
Cell mediated is given by T cells. That is given by T cells. ठीक है, अब T cells बोल लो या T lymphocytes बोल लो या T lymphocytes बोल लो। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी दी जाती है बी सेल्स के थ्रू एंड सेल मीडिएटेड दी जाती है टी सेल्स के थ्रू। अच्छा ठीक है भाई। अब हम अगर बी सेल्स के बारे में बात करें तो इसमें ये होती है दो टाइप के। इसमें भी आ जाते हैं दो टाइप्स। कौन कौन से दो टाइप्स? एक होते हैं इफेक्टर या फिर प्लाज्मा सेल्स। ये अभी मैं तुम्हें पहले इसलिए समझा रही हूँ ताकि जब मैं अभी पूरा मैकेनिज्म पढ़ाऊंगी उस टाइम पे इजी होगा। ठीक है, दो टाइप के बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। एक होता है इफेक्टर या फिर प्लाज्मा बी सेल्स, दूसरा होता है मेमोरी बी सेल्स। अब नाम से पता लगेगा कि नाम में इसका काम है। इफेक्टर या फिर प्लाज्मा बी सेल्स फाइट कर लेगा एंड जो मेमोरी बी सेल्स है वो मेमोरी को स्टोर कर देंगे। ये गूगल फोटोज की तरह तुम्हारी मेमोरीज में स्टोर कर देगा। अच्छा, अब टी सेल्स होते हैं लेकिन मेरे चार टाइप के। लेकिन टी सेल्स होते क्यों हैं और क्या है? टी सेल्स है तुम्हारी कामवाली बाई की तरह। तुम्हारी मम्मी सारा का सारा काम कर लेती है लेकिन उन्हें कामवाली की सारी हेल्प चाहिए होती है, जिस वजह से जिस दिन वो ना आए घर में तो महाभारत हो जाती है ना। तो टी लिम्फोसाइट्स की भी ना वैसे हेल्प करने में बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो वैसे ये चार टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? चार टाइप के होते हैं। एक है टीसी सेल। कौन सा? टीसी सेल, यानी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल। कौन सा? साइटोटॉक्सिक टी सेल, या फिर इसे मैं बोल दूंगी किलर टी सेल, किलर टी सेल। नेक्स्ट वी हैव टीएच, यानी कि हेल्पर टी सेल, ये है तुम्हारी कामवाली बाई की तरह हेल्पर टी सेल। ठीक है, हेल्पर टी सेल के बाद आते हैं हमारे टीएस। दीज आर सप्रेसर टी सेल। ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव टीएम। ये भी है हमारा मेमोरी टी सेल। ये भी कौन सा है? मेमोरी टी सेल। अब कौन कौन से पढ़े हमने पढ़ा टीसी, टीएच, टीएस, टीएम। इसके लिए मैं एक प्यारा सा निमोनिक बनाती हूँ। चेन्नई से लाया मैं, चेन्नई से आया मैं। ये मैंने अभी बनाया है तो ये बहुत गंदा बना है लेकिन कोई बात नहीं। चेन्नई से आया मैं। ठीक है, तो टीसी, टीएच, टीएस, टीएम। साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल। आर वी क्लियर? ठीक है, अब ये टी सेल्स की तो बात है हमारे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। टी सेल्स की बात है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। मुझे जो तुमसे बात करनी है, आज बात करनी है ह्यूमोरल इम्यूनिटी की। किसकी? ह्यूमोरल इम्यूनिटी की। तो अब हम शुरू करते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब चैप्टर जिसने मेरा स्टार्टिंग से लेक्चर 1 से देखा है उसे पता होगा कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी को मैं कैसे तोड़ सकती हूँ। ह्यूमोरल इम्यूनिटी में ह्यूमर वर्ड आता है, राइट? आई एम सो सॉरी, जिसके ईयरफोन से कान बाहर आ गए हों एंड अब उसके खानों से खून आ रहा हो। आई एम सो वेरी सॉरी, वो बस एकदम से आ गई, वरना मैं बोल देती ईयरफोन उतारने के लिए। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी में ह्यूमर आता है, मजाक आता है। अजी पाजी बड़े मजाकिया हो, बड़े मजाकिया हो। बायो के ह्यूमर का मतलब ही अलग है। बायो के ह्यूमर का मतलब मेरे लेक्चर 1 वाले बच्चों को पता होगा। उसका मतलब होता है बॉडी के किसी भी फ्लूइड को, अगर उस बॉडी का अगर कोई भी फ्लूइड है उसे मैं प्यार से बुला सकती हूँ
ह्यूमर। बॉडी का कोई भी फ्लूइड हो तो उसे मैं बुला सकती हूँ ह्यूमर। तो इसे फ्लूइड लिखने की जगह मैं जरा इसे बॉडी फ्लूइड कर देती हूँ, है ना, इसे कर देते हैं बॉडी फ्लूइड। अब इस बॉडी फ्लूइड में ह्यूमोरल इम्यूनिटी की वजह से एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। क्या प्रेजेंट होंगी? एंटीबॉडीज विल बी प्रेजेंट। एंटीबॉडीज अब ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि हमें इन्फेक्शन फाइट करने में हेल्प करते हैं। क्या? एंटीबॉडी के बारे में अगर बात करें तो एंटीबॉडी इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन, these are type of proteins which help in fighting an infection, which help in fighting an infection। ठीक है, तो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी बॉडी फ्लूइड के अंदर। अब मैं तुम्हें समझू, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी एंड एंटीबॉडीज प्रेजेंट कहाँ से आई? Because these will be secreted by B cells. These will be secreted by B cells. B cells. B B B B B B B B B B. ये तो शिनचैन की एक्शन कामिन का बन गया ना? एक्शन कामिन B B एक्शन B 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 B। तो एंटीबॉडीज will be secreted by B B B B B B B B, है ना? चलो फिर, तो एंटीबॉडीज विल बी प्रेजेंट एंड विल बी सेक्रेटेड बाय बी सेल्स। अब मैं तुम्हें समझाती हूँ इसका मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म समझते हैं, इसका मैकेनिज्म है। ओके, तो सबसे पहले तो ये है, अब हमारे पास आया एक बी सेल। ये है हमारा प्यारा सा नन्ना सा बी सेल। ठीक है, इसके आसपास आया एंड बी सेल अभी गा रहा है, क्यों तुम मेरे आसपास घूमते हो भवरों की तरह। ये आ गया हमारा पैथोजन। ये पैथोजन ने, ये है हमारा पैथोजन, इस पैथोजन ने इनकाउंटर किया बी सेल। ठीक है, बी सेल अब क्या करेगा? इस पैथोजन के इनकाउंटर करने की वजह से, इस पैथोजन के इनकाउंटर करने की वजह से ये हो जाएगा डिफरेंशिएट। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिफरेंशिएट। ये डिफरेंशिएट क्यों होगा? इसमें बन जाएंगे दो बी सेल्स। ठीक है, इसमें बन जाएंगे दो बी सेल्स। इसके ऊपर भी एंटीबॉडी है एंड एक सेकेंड, हाँ, एंड इसके ऊपर भी एंटीबॉडी है। तो ये दो सेल्स की, एक सेल तो देखो हमारा फाइटर है। क्या है? फाइटर है। दो सेल्स, मैंने भी तुम्हें ऊपर बताया कि बी सेल के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इफेक्टर बी सेल, एक होता है मेमोरी बी सेल। वैसे ही यही तो है वो दो सेल। ये रहा हमारा इफेक्टर या फिर प्लाज्मा बी सेल, इफेक्टर या फिर प्लाज्मा बी सेल which will fight the infection, this will fight the infection and this will produce antibody, this will start producing antibody, this will start producing antibodies। ठीक है, दूसरा कौन सा था? दूसरा था हमारा मेमोरी टी सेल, है ना? दिस इज आवर मेमोरी टी सेल। तो ये मेमोरी टी सेल क्या करेगा? मेमोरी टी सेल इस पैथोजन के इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर लेगा, will store the information about the pathogen if it enters for the second time, right? Will store the information about the pathogen for the second time. It will release secondary immune response, this will release secondary immune response। ठीक है, ये थे हमारे दो टाइप्स के बी सेल्स। एक था हमारा इफेक्टर या फिर प्लाज्मा बी सेल, एक था हमारा मेमोरी टी सेल। टी सेल क्यों लिखा मैंने? टी सेल थोड़ी होगा ये, आई एम सो सॉरी, मेमोरी बी सेल। हाँ, दिस इज बेटर, दिस मेमोरी बी सेल रिलीज होगा, राइट? ओके,
अब हमें पता लग गया है एंटीबॉडीज क्या होती हैं, हमें पता लग गया है एंटीबॉडीज रिलीज कैसे होती है। तुम्हें ये सब दिख नहीं रहा था? एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी, तुम्हें ये सब दिख नहीं रहा था क्या? रुको, मैं ना अपने आप को छोटा कर लेती हूँ। हाँ, तुम्हें अब दिख रहा होगा सब, या इसे छोटा कर देते हैं एंड तुम्हें मैं भी दिखूंगी। हाँ, अब बेटर है। आई एम सो सॉरी, तुम लिख लो भाई तुम पॉज करके लिख लो, एंड तुम्हें अगर कुछ समझ ना आए तो बताओ, तो मुझे कमेंट्स में बता देना। मैं फिर से ये पूरा, तो मैं पूरा सेगमेंट फिर से रिकॉर्ड करके तुम्हें दे दूंगी, ठीक है? मैंने अभी जस्ट खोला है कि वीडियो कैसी बन रही है एंड वो ऐसा आया है। चलो, अब तुम्हें पूरी स्क्रीन का दिखेगा, कुछ इधर उधर का नहीं दिखेगा, ठीक है? तो अब तुम्हें सब क्लियर दिखेगा, ठीक है? यस, अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है, अब तुम्हें सब दिखाई देगा। हाँ, ओके, इतना समझ आया। अब हमने एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ लिया है, हमने एंटीबॉडी रिलीज कहाँ से होती है ये पढ़ लिया है। अब जरा हम एक बहुत ज्यादा प्यारे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। अब हम शुरू कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, अब हमें पता लग गया, एक प्रोटीन होती है जो कि हमें हेल्प करती है इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए, राइट? ओके, अब शुरू करते हैं। ये अब मैं कुछ टूल्स यूज नहीं करूंगी क्योंकि अब इसमें तुम्हें बनाना है डायग्राम। तो बेटा, अब हमने कलरफुल पेन्स, पेंसिल्स, मार्कर्स जो लाना है भाग के जाके लेके आओ। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी बहुत ब्यूटीफुल बनाएंगे, साथ में बनाएंगे, मजा आ जाएगा। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी शुरू करें। ले आए सब, हमने कलरफुल पेन्स, पेंसिल सब। ओके, चलो फिर शुरू करते हैं, ठीक है? ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी के बारे में अब लेट अस स्टार्ट। अब ना मैं बिल्कुल शांति से पहले बनाऊंगी, फिर तुम्हें समझाऊंगी। पहले हम दोनों के दोनों मिलके ये एंटीबॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद समझेंगे, ठीक है? शुरू करते हैं। इसे मैं थोड़ा सा नीचे ले आती हूँ, हाँ, बेटर। एंड इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। अपने नोटबुक को लैंडस्केप में लाने की जरूरत नहीं है वैसे, अगर कोई ला रहा है तो। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी यहाँ कर देते हैं, हाँ, अब ये पूरा आ सकता है। एंड इसे जरा मैं बॉल पेन से भी करूँ, यस। अब इसे हम यहाँ पे 2 में डिवाइड कर देंगे, इसका भी डिवाइडेड रूल। यहाँ पे आएगा एक और। अब यहाँ पे बनेंगे 2 गड्ढे, यहाँ पे बनेंगे राउंड राउंड गड्ढे। कैसे बनेंगे? राउंड राउंड गड्ढे। हाँ जी, ये बनेंगे राउंड राउंड गड्ढे। एंड इन राउंड राउंड गड्ढों को हम शेड कर देंगे। क्या कर देंगे? शेड कर देंगे, ठीक है? ये बहुत छोटा बना है, चलो कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट हम फिर से यही बनाएंगे। इसका भी डिवाइडेड रूल। एंड यहाँ पे भी, एंड नीचे से तो गड्ढे बनेंगे। गड्ढे बनाओ, गड्ढे बनाओ, ढेर सारे गड्ढे बनाओ। 2 गड्ढे बनानी है, इसको शेड कर देंगे। उसके बाद हम आएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, ये। ओके, यहाँ पे
लाल रंग से जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे फिर से ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, ये एंड यहाँ पे फिर से रेड कलर से ज्वाइन कर देंगे। इतना बनाओ पहले, तो इतना बनाओ, फिर मैं आगे का बताती हूँ। बन गया? नहीं बना तो अभी पॉज कर लेना, ठीक है? चलो फिर हाँ जी। तो अब यहाँ पे हर जगह आएंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। क्या आएंगे? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। इसे हम जोड़ देंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ज्यादा पतला हो गया ये। इसे हम जोड़ देंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड से। 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 इवन हम इसे भी जोड़ देंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड से, यानी कि 2 सल्फर है, ठीक है? ये जो हमने डिवाइड अब यहाँ पे जो मैंने, अब देखो ये और ये बिल्कुल सेम बने हैं, तो यहाँ पे भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, यहाँ पे भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है ना। तो यहाँ पे भी बनाएंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, यहाँ पे बनाएंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। इसे भी ज्वाइन कर देंगे थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, इसे भी ज्वाइन कर देंगे थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो अब इन दोनों का क्या कनेक्शन भाई? अगर भाई यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड है तो यहाँ पे क्यों नहीं भाई? तो लगाते हैं मेरे भाई। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। चलो डाइसल्फाइड बॉन्ड, यहाँ पे भी डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्या बात है? यहाँ पे भी डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड यहाँ पे भी डाइसल्फाइड बॉन्ड। चलो हो गया। इनफैक्ट ना इसको भी शेड करो, इसको भी शेड करो। ये जो येलो वाला है इसे भी शेड करो। ओके, अब हम बात करते हैं। ये बन गया, ये बन गया। अब मैं इसकी लेबलिंग समझाऊंगी, ठीक है? ओके, तो अब हमारे पास ना 2 टाइप की चेन्स होती है एक एंटीबॉडी में। ये लिख देती हूँ मैं यहाँ पे कि एक जो भी एंटीबॉडी होती है उसमें उसकी जो चेन्स होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। एक होती है हेवी चेन, 2 होती है हेवी चेन्स, 2 होती है लाइट चेन्स। 2 टाइप की होती है। एक टाइप होता है हेवी चेन एंड एक टाइप होता है लाइट चेन। अब मुझे सिर्फ इसे देख के बताओ कि तुम्हें कौन सी लगती है कि कौन सी हेवी चेन है एंड तुम्हें कौन सी लगती है कौन सी लाइट चेन है। ये बड़ा साइज का लग रहा है। अच्छा मुझे एक बात बता, सेम मटेरियल की चीज थोड़ी सी लंबी दे दूं, थोड़ी सी ज्यादा दे दूं, एंड सेम मटेरियल की चीज उससे थोड़ी सी छोटी एंड पतली दे दूं, कौन सा ज्यादा वेट होगा? जिसका ज्यादा लंबा है, राइट? वैसे ही ये वाली हेवी नहीं लग रही तुम्हें, है ना? ये वाली हेवी लग रही है। चलो फिर ये ना मेंशन कर देते हैं कि ये वाली जो है दिस इज दी हेवी चेन and this is the light chain. This is the heavy chain and this is the light chain. ठीक है? अब यहाँ पे तुम ऐसे गड्ढे देख रहे हो, है ना? एंड तुम ऐसे देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने शेडिंग कर रखी है, मैंने शेडिंग करी है, दीदी ने शेडिंग करी है, यहाँ पे भी करी है, यहाँ पे भी करी है ना? तो ये शेडिंग इसलिए हुई है क्योंकि ये ना मेरी वेरिएबल चेन है। क्या है? सिर्फ ये वाली जो चेन है ये वेरिएबल है, ये वेरी कर सकती है, क्या चेंज हो सकती है। अभी मैं ये भी बताऊंगी क्यों। तो अब मुझे बात बताओ, ये जो ब्लू वाली है, ये जो ब्लू वाली चेन है, क्या ये हैवी चेन है? यस। क्या ये वेरिएबल है? यस। तो क्या मैं इसे VH नहीं लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, व्हाई नॉट। अच्छा वैसे ही अब ये मेरी जो येलो वाली चेन है
क्या ये वेरिएबल है? बताओ। यस। क्या ये लाइट है? यस। तो क्या मैं इसे VL लिख सकती हूँ? व्हाई नॉट। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली जो चेन रेड वाली, क्या ये लाइट चेन है? यस। क्या? लेकिन ये वेरिएबल है? नहीं, ये कांस्टेंट चेन है। क्या है? ये कांस्टेंट चेन है, ये चेंज नहीं होती है। ठीक है, सो दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट लाइट चेन तो Cl, इसके ना, हाँ ठीक है, कांस्टेंट लाइट चेन। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये पूरी की पूरी ऑरेंज, क्या ये पूरी की पूरी ऑरेंज, इजंट इट कांस्टेंट हेवी चेन? है ना, कांस्टेंट हेवी चेन है, CH लिख सकती हूँ मैं। अच्छा, अब ये पहली कांस्टेंट हेवी चेन है ना, हमारी पहली कांस्टेंट हेवी चेन है, तो इसे हम लिख देंगे CH1, इसे हम लिख देंगे CH1, सिर्फ ये वाला पोर्शन। अब ये जो चेन है, दिस इज ऑल्सो CH, कांस्टेंट हेवी चेन, इसे मैं कर देती हूँ इधर, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट हेवी चेन, तो हम इसे लिख देंगे CH2, कांस्टेंट हेवी चेन 2। ये जो थर्ड चेन है, ये भी तो कांस्टेंट हेवी है, सो दिस इज कांस्टेंट हेवी चेन 3, दिस इज कांस्टेंट हेवी चेन 3। वैसे ही सेम चीज यहां पे और यहां पे चलेगी, दिस इज कांस्टेंट हेवी चेन 1, दिस इज कांस्टेंट हेवी चेन 2, दिस इज कांस्टेंट हेवी चेन 3। अब मुझे तुम खुद बताओ, ये जो है ये कौन सी होगी? दिस इज, ये वेरिएबल है, लाइट है, तो VL, VL। ठीक है, ये 1 2 3 ना इसके बेसिस पे चल रहा है, इस पूरे के बेसिस पे नहीं चल रहा, सिर्फ एक लाइन के बेसिस पे चल रहा है। अंडरस्टूड? तो 1 2 3 विच मेक्स मी 1 2 3, लेकिन यहाँ पे तो अभी एक ही VL है ना, तो VL। ऊपर वाला कौन सा? ऊपर वाला ये वाला, ये वाली कौन सी चेन है? दिस इज वेरिएबल एंड दिस इज हेवी, VH, ये भी VH, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब अगर मैं तुम्हें, तो अब मुझे ना गिन के बताओ, यहाँ पे हैवी पूरी ये एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। अब तुम मुझे खुद बताओ कि इसमें से हैवी चेन्स कितनी है एंड इसमें लाइट चेन्स कितनी है? हैवी चेन देखो, एक तो ये है, एक ये है, लाइट चेन्स एक ये है, एक ये है, तो 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स, राइट? तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो देयर आर 2 heavy chains and there are 2 light chains. So I can write H2 and I can write L2. So each antibody, this is the representation of an antibody. Each antibody can be represented by H2L2. ठीक है, this is the representation of an antibody. ठीक है, H2L2 का क्या मतलब है? H2L2 का मतलब है 2 heavy chains, L2 का मतलब है 2 light chains, 2 light chains। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें एक स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं तो मुझे एक बात बताओ, एंटीबॉडी है तो प्रोटीन, एंटीबॉडी है तो प्रोटीन। अगर मैं प्रोटीन के बारे में बात करूं तो ऐसा अगर कोई एमिनो एसिड एमिनो एसिड एमिनो एसिड जा रहा है तो ये मिलके बन के प्रोटीन बनते हैं, है ना? अगर मैं तुम्हें एक एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर समझाऊं तो दिस विल बी माय कार्बन, इधर है मेरा रिएक्टिव ग्रुप, इधर है कार्बोक्सिल, इधर आता है NH2, नीचे हाइड्रोजन जो बचा होता है। ठीक है, ये है मेरा एक बेसिक एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर जिससे प्रोटीन बनता है। अब नाउ इफ यू सी, एक होता है एन टर्मिनल एंड पूरे ना एडजॉइन करने के लिए, अब देखो, एंड एक होता है सी टर्मिनल,
एक होता है एन टर्मिनल, एक होता है सी टर्मिनल। तो अगर कोई भी प्रोटीन की चेन होगी वो ऐसे जाके ऐसी ही बनेगी, कोई भी प्रोटीन की चेन होगी वो जाके ऐसी ही बन जाएगी। देखो अभी मैं तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर नहीं समझा रही कि यहाँ पे अभी एन एच का कि यहाँ से एक एन एच होता है, एन से एच, फिर यहाँ पे H2 निकल के पानी निकल जाता है, तभी पूरा स्ट्रक्चर बनता है। बस अभी के लिए इतना, ये जो भी मैंने बोला है ना वो नहीं समझना। अभी के लिए इतना समझो, बायोलॉजी के लिए एटलीस्ट, कि यहाँ पे जो प्रोटीन या एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर जो है, जहां से वो एन में खत्म हो रहा है दैट विल बी द एन टर्मिनल, जब सी से खत्म हो रहा होगा सी टर्मिनल। ओके, तो यहाँ पे भी अब ये भी अगर एक प्रोटीन है तो इसमें भी सी और एन टर्मिनल होगा। तो नीचे वाले साइड्स विल बी सी टर्मिनल, ऊपर वाले विल बी एन टर्मिनल। अच्छा ठीक है, सब बढ़िया। लेकिन अमृत मैडम आपने एक बात नहीं बताई, दीदी आपने एक बात नहीं बताई, ये एंटीबॉडी है तो सही, लेकिन पैथोजन आया तो फंसता कौन है? पैथोजन आया फंसता कहाँ है? फंसता यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। फंसता कहाँ है? फंसता यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ये अब देख रहे हो वेरी क्यों कर रहे थे? अब देख रहे हो, ये इसे मैं बोलती हूँ पैराटॉप्स। इसे ग्रीन से ही लिख देती हूँ मैं, थोड़ा सा डार्क ग्रीन में लेते हो, लिख देती हूँ। These are पैराटॉप्स। क्या है ये? पैराटॉप्स। पैराटॉप्स क्या है? पैराटॉप्स इज एंटीजन, जैसे एंटीबॉडी होती है, ये एंटीजन के अगेंस्ट होती है। एंटीजन मान लो पैथोजन, ठीक है, एंटीजन पैथोजन सेम चीज। तो दिस इज एंटीजन एजी बाइंडिंग साइट, दिस इज एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट, यहाँ पे एक जो भी एंटीजन आता है, जो भी पैथोजन आता है, वो यहीं पे फंस जाता है, यहीं पे फंस जाता है, ठीक है। एंड द पैराटॉप इज फॉर्म्ड बाय one heavy chain and one light chain and one light chain, ठीक है। ये हो गया हमारा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कंप्लीट। इसके इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं ना, जो मैं बाद में कराऊंगी, बहुत प्यारे प्यारे होते हैं। एंटीबॉडी से स्ट्रक्चर की बात होगी, लाइट चेन हेवी चेन की बात होगी। चलो फिर अब जरा एंटीबॉडी के टाइप्स देख लेते हैं। नहीं नहीं देखनी? बोलो, लास्ट टॉपिक है आज का, इसके बाद ह्यूमोरल इम्यूनिटी पूरी खत्म। उसके बाद मैं तुम्हें सेल मीडिएटेड अगली क्लास में कराऊंगी। तो जरा टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है, डोंट वरी। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, चलिए। तो एंटीबॉडीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो एक चीज समझो, आईजी का मतलब होता, एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी प्रोटीन है, उस प्रोटीन का नाम है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन ये है एंटीबॉडी के प्रोटीन का नाम, ठीक है, एंटीबॉडी के प्रोटीन का नाम। तो इसे मैं प्यार से लिखती हूँ आईजी। क्या? आईजी। तो मैं अगर एक एंटीबॉडी के बारे में बात करूं तो एंटीबॉडी, ये क्या हुआ? ओके, हाँ, तो एंटीबॉडी होती है मेरी कितने टाइप्स की? 5 टाइप। कितने टाइप की? 5 टाइप की। 1 2 3 4, बीच में डाल देता सुनो 5। एक होती है मेरी आईजीजी। अच्छा, अभी मैं तुम्हें इसका निमोनिक भी बताऊंगी। एक होती है आईजीए, एक होती है आईजीएम, एक होती है आईजीई, एक होती है आईजीडी। आपको इतनी जल्दी जल्दी कैसे याद है? इसका है एक निमोनिक, इसका निमोनिक है ये। क्या ये? दिस इज ए निमोनिक।
नहीं, बाद में बच्चे नोट्स पढ़ते हैं कंफ्यूज ना हो जाए ना, तो लिख दिया गेम्ड। आजकल वैसे भी ऑनलाइन गेमिंग का बड़ा शौक है, तो गेम्ड। IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। ठीक है, अब हम सबके बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे। 5-10 मिनट का ज्यादा से ज्यादा टॉपिक है। ठीक है, कितने का टॉपिक है? ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट का और टॉपिक है। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं गेम्ड की। गेम्ड के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है हमारे पास IgG। हाँ जी, बोलिए जी, IgG। तो IgG वो एंटीबॉडी है जो मैक्सिमम अमाउंट में होती है। किसमें होती है? मैक्सिमम अमाउंट में। मैक्सिमम अमाउंट में होती है बॉडी में। मैक्सिमम अमाउंट यानी कि 75 to 80%। 75 to 80% जो भी एंटीबॉडी होती है, दैट इज IgG। अब पैराटॉप्स के बेसिस पे, पैराटॉप्स क्या है? दीज आर पैराटॉप्स ना। पैराटॉप्स के नंबर के बेसिस पे हम अभी एंटीबॉडी को डिसाइड करते हैं। जैसे कि IgG, एक काम करते हैं, ये ना मैं पूरे ऐसे कर देते हूँ, तो हो सकता है एक पेज में ही खत्म हो जाए। हाँ, तो 75 to 80% ही होती है। तो IgG, तो नंबर ऑफ पैराटॉप्स के बेसिस पर हम इसे देखते हैं। ये होती है एक मोनोमर, यानी कि ये है हमारी क्लासिक एंटीबॉडी। क्या है? क्लासिक एंटीबॉडी जो हमने बनाई है। ये हमने बनाई है मोनोमर। क्या बनाई है? मोनोमर। 2 पैराटॉप्स। कितने हैं? 2 पैराटॉप्स हैं। तो दिस इज ए मोनोमर। तो अगर मेरे को अभी के अभी इसका स्ट्रक्चर बनाना हो, दिस इज व्हाट आई कैन मेक। ठीक है, ये ऐसी दिखती है। उसके बाद तुम्हें अगर पता हो कि जो एंटीबॉडी होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, ये वाली, सिर्फ ये वाली। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग आके बोलते हैं, अरे एंटीबॉडी तो क्रॉस कर लेती है प्लेसेंटा को। नहीं, सिर्फ ये एक एंटीबॉडी है विच क्रॉसेस दी प्लेसेंटा बैरियर। दिस क्रॉसेस दी प्लेसेंटा बैरियर। ठीक है, सिर्फ यही एक प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस कर सकती है, बाकी और कोई नहीं कर सकती है। ठीक है, अच्छा, और ये मैक्सिमम कहाँ दिखती है? मैम बॉडी में। बॉडी में दिखती है अमृत। ये दिखती है, मैक्सिमम अमाउंट इसका होता है ड्यूरिंग द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। कब होता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स? कैसा? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, मोनोमर होती है। मोनोमर क्यों होती है? क्योंकि इसके 2 पैराटॉप्स होते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये तुम गैस मारो कि व्हाई इज दिस द ओनली एंटीबॉडी जो कि प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस करती है? क्यों? बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट इन साइज। स्मॉलेस्ट साइज है इसका। और कोई एंटीबॉडी इसलिए क्रॉस नहीं कर पाती है क्योंकि एक सेकंड, मुझे ना टेढ़ी लग रही है। और कोई एंटीबॉडी इसलिए क्रॉस नहीं कर पाती क्योंकि वो बड़ी इतनी होती है साइज में। अभी बाकी के पैराटॉप्स देखना, हैरान हो जाओगे। ठीक है, चलो, तो दिस इज द ओनली एंटीबॉडी व्हिच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर। व्हाई? बिकॉज दिस इज स्मॉलेस्ट इन साइज। रेड कलर में जो लिखा है वो तो इम्पोर्टेंट होता ही है। ठीक है, ऐसी दिखती है ये, ज्यादा कलर हो गए। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज IgA। IgA कहाँ पड़ी है? IgA पहली बार तो नहीं सुना होगा यार, पहली बार तो IgA का नहीं सुना, मेरे को पता है, नहीं सुना। IgA का कहाँ सुना भाई? IgA का कहाँ सुना? पहली बात तो मिलती कितनी अमाउंट की है? अमाउंट मिलती है 10 से 15%। लेकिन अब ये तो बताओ कहाँ मिलती है? कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम में मिलती है ना। कोलोस्ट्रम, तुम्हें कोलोस्ट्रम नहीं पता क्या होता है? जो जब कोई बेबी पैदा होता है उसकी लैक्टेशन होती है, तो जो फर्स्ट मिल्क होता है उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं ना।
एंड कोलोस्ट्रम इज वेरी रिच इन IgA. इट इज वेरी रिच इन IgA. ठीक है, तो कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम. एंड बाद में सलाइवा में भी होती है ये. सलाइवा इज अ वेरी गुड थिंग, यू नो, इफ वी टॉक अबाउट इम्यूनिटी. सलाइवा में होती है, म्यूकस में होती है. ठीक है, उसके बाद ना आपने वर्ड बताया मोनोमर. क्या IgA में मोनोमर है? ये है डाइमर. क्या है? डाइमर. मर, डाइमर, बाइमर. ठीक है, डाइमर. डाइमर क्यों है ये? क्योंकि है इसके 2 पैराटॉप्स. ये इसके हैं 4 पैराटॉप्स. 4 पैराटॉप्स. ये देखो, ये 1 पैराटॉप, ये 2 पैराटॉप, ये 3, ये 4. वाई इज इट अ डाइमर? क्योंकि इसके हैं 4 पैराटॉप्स. ठीक है, देखो बेसिकली देखो, एक एंटीबॉडी में 2 पैराटॉप्स होते हैं. ठीक है, तो राइट नाउ वी टॉकिंग अबाउट कि एक एंटीबॉडी, जैसे IgA नाम की एंटीबॉडी है, इसमें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कितने, जैसे कि डाइमर, ये पूरा एक स्ट्रक्चर IgA माना जाएगा. सिर्फ ये एक स्ट्रक्चर IgA नहीं माना जाएगा. अगर ये IgA के प्रोटीन में भी हुआ तो भी ये नहीं माना जाएगा. ये पूरा का पूरा जो डाइमर है ये IgA माना जाएगा. तो जितनी ये वाले स्ट्रक्चर होंगे ना, जैसे यहाँ पे 2 है तो डाई आ गया, यहाँ पे 1 था ये मोनो आ गया, वैसे याद रख लेना. वैसे याद भी ना हो तो पता ही है, डबल करना है, इसमें क्या बात है ना. चलो फिर IgA हो गया. नेक्स्ट वी हैव इज IG gamed. तो IgG, IgA, IgM. तो M तो बेटा इसका तो अमाउंट ना के बराबर ही होता है. अमाउंट इसका ना के बराबर होता है. 5 से 10% होती है. कितनी होती है? 5 से 10%. दैट इज इट. ठीक है, ये होती है पेंटामर. क्या होती है? पेंटामर. पेंटा 10 पैराडॉक्स. हाँ, 10 पैराडॉक्स. तो दिखती कैसी है? ये दिखती है ऐसी. 2, 4, 6, 8, 10. ये दिखती है ऐसी. दिस इज IgM. दिस इज पेंटामर. याद रखना, M भारी लेटर है. ये एंटीबॉडी में भारी है. भारी है, बिल्कुल है. हेवीएस्ट एंटीबॉडी. इसके होते हैं 10 पैराटॉप्स. हेवीएस्ट एंटीबॉडी. एंड दिस इज मैक्सिमम ड्यूरिंग द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स. दिस इज मैक्सिमम. दिस इज मैक्सिमम ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स. ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स. नेक्स्ट वाली तो बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई. मैं जितनी बार बोलूं इंपॉर्टेंट है उतनी कम. ऐसी क्यों, मैं बताते हूँ अभी. ये है बेटा IgE. ई. ये तो सबसे पहले तो याद रख लो दैट दिस इज लीस्ट. ये 1% से भी कम होती है. दिस इज लेस देन 1%. अभी इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे यही रिलीज होती है. ये एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे यही रिलीज होती है. इट्स लेवल इंक्रीजेस ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन. इट्स लेवल इंक्रीजेस ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन. ये भी मोनोमर है. मोनोमर है यानी कि 2 पैराटॉप्स हैं. ये रहा एक, ये रहा 2. ये ज्यादा वाहियात बन गई है. ये रहा एक. अरे इससे अच्छे तो मैं हाथों से बना लेती. सॉरी. हाँ, ओके. नेक्स्ट वी हैव IgD. लास्ट टॉपिक. छोटा सा ही लिख लेता. लास्ट टॉपिक IgD. ये है 1 से 2% के बीच में. ये है मोनोमर. मोनोमर है यानी कि 2 पैराटॉप्स है ना. मोनोमर है यानी कि 2 पैराटॉप्स. ये क्या करेगा?
ये हमारी लिम्फोसाइट एक्टिविटी को सप्रेस कर देगा। ये एक्टिवेट भी करेगा एंड सप्रेस भी करेगा। एक्टिवेट एंड सप्रेस लिम्फोसाइट एक्टिविटी। एक्टिवेट एंड सप्रेस लिम्फोसाइट एक्टिविटी। ठीक है, ये इसका काम है। ओके, अब मैं बड़ा बड़ा लिख देती हूँ यहाँ पे। थैंक यू। अब यहाँ पे आए, आपने पूरा देखा, सब्सक्राइब कर देना भाई, लाइक कर देना, पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना, अच्छा लगे तो कमेंट करना। एंड थैंक यू सो मच। अब यहाँ तक आई, यू नो लंबे लंबे लेक्चर्स हैं लोग नहीं देखते हैं। एंड कुछ समझ आया तो प्लीज बताना, ना समझ आए तो तब भी बताना। थैंक यू सो मच। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, उसकी समाप्ति कर रहे हैं अब हम। ठीक है, थैंक यू। आज ह्यूमोरल इम्यूनिटी पूरी खत्म कर दी है। कल परसों जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें सेल मीडिएटेड खत्म कर देंगे, भगवान करेगा इम्यूनिटी पूरी खत्म कर देंगे, फिर चैप्टर तो खत्म होने वाला है चलो फिर, थैंक यू सो मच। यू वॉच दिस वीडियो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। एंड हाँ, वेट 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 वेट, इसके नोट्स तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। टेलीग्राम पे सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।